अभी हाल ही में एक लेख छपा है अमरेंद्र किशोर जी का। उन्होंने महुआ के विषय में बहुत अच्छा लेख लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उसको अभी तक वो दबी रह गई और बाज़ार के सामने नहीं आई, और जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल सका। और जो भारत की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो अभी तक जो है छुपी रह चुकी है। जैसे आप जानते हैं, भारत में महुआ सिर्फ एक उत्पाद नहीं है बल्कि आदिवासी जीवन की धुरी है। एक ऐसा फूल जो इसकी स्मृति, संस्कृति, भोजन, दवा और सामाजिक परंपरा से जुड़ा है। पिछले 2 दशकों में महुआ को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व हलचल हुई है। भारत 2022 में पहली बार जनजातीय भारत के लघु वनोपज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक खबर सामने आई, जब छत्तीसगढ़ से लगभग 750 कुंटल महुआ पहली बार खाद्यान्न के रूप में ब्रिटेन भेजा गया। ये देखिए, इतने सालों हो गए ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध है, लेकिन पहली बार खाद्यान्न के रूप में हमारा जो है महुआ अभी गया है 2022 में। इसके अगले वर्ष मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया, जिसके तहत 200 टन महुआ लंदन निर्यात करने की सहमति बनी। यह वह क्षण था जब सदियों से स्थानीय उपयोग तक सीमित महुआ वैश्विक बाजार में एक संभावित सुपर इंग्रेडिएंट के रूप में उभरा। निर्यात का सीधा प्रभाव स्थानीय बाजार पे पड़ा। वर्षों से जो महुआ 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाला महुआ अचानक 100 से 110 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। आंकड़ों के हिसाब से तो ये बड़ा सुधार था, पर ज़मीनी सवाल यह है कि क्या इस वृद्धि ने आदिवासी परिवार की आमदनी भी बढ़ाई? अगर सरसरी तौर पे देखोगे तो इसका उत्तर हाँ लगेगा, किंतु सच अधिक जटिल है। यह आदिवासियों की साल भर की आय का स्रोत नहीं है, बल्कि 10-20 दिन की मौसमी आमदनी है। यानी मौसम में ही ये होता है, हल्की सी बारिश हुई तो महुआ जो है टपकना शुरू कर देता है। खासकर जो है कि जून के महीने में, मई और जून की जो गर्मी पड़ती है भीषण, उसमें जो है कि होता है। अधिकांश आदिवासी परिवारों की कुल सालाना आय में महुआ की हिस्सेदारी 10 से 15% से अधिक नहीं होती। यानी अगर सालाना उनकी आय को देखा जाए तो 10 से 15% ही उनकी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि पूरे मौसम में अगर आप देखा जाए तो 10 से 20 दिन ही ये जो है कि इससे आमदनी का सोर्स बन पाएगा। ऐसे में दाम 2 गुना या 3 गुना होने से भी कुल आय में बहुत वृद्धि नहीं हो सकी। फिर यह लाभ भी सीमित समुदाय तक पहुंचा, क्योंकि संगठित खरीद केंद्रों तक वही परिवार पहुंच पाए जो वनोपज समितियों से जुड़े हुए थे। एक अन्य विरोधाभास यह है कि क्या महुआ का पेड़ जिनके पास है, बाजार पर अधिकार उनका है? नहीं। परिवहन, सफाई, ग्रेडिंग, स्टोरेज, निर्यात की शर्तें आज भी सरकारी और व्यावसायिक एजेंसियों के हाथ में है। ऐसे में महुआ का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भले ही सुर्खियां बने, लेकिन लाभांश साझा करने की वास्तविक संरचना नहीं बदली। छत्तीसगढ़ में महुआ के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य 17 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किया गया। यह दर बाजार मूल्य से काफ़ी कम था। आदिवासी हितों की रक्षा नहीं की जा सकी, बल्कि सस्ते दामों पर अपना श्रम बेचने को मजबूर करती है यह नीति। झारखंड वर्षों से नीति शून्य है। इस प्रकार महुआ के 2 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उपज वाले राज्य ने न खरीद व्यवस्था, न भंडारण, न विपणन है। अब देखोगे जो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे महुआ जो है कि काफ़ी मात्रा में होता है, और झारखंड में तो 2 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उपज यहाँ पे होती है। सरकार ने आदिवासी आय को बाजार के भरोसे छोड़ दिया। महाराष्ट्र में महुआ को फॉरेन लीकर श्रेणी में देने का प्रस्ताव था, मगर ज़मीनी ढांचा न होने से लाभ कारपोरेट और लाइसेंस धारकों को मिलता रहा। यानी जितना भी लाभ है वो जो आदिवासी समाज
समाज के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि जो लोग कॉर्पोरेट समाज से जुड़े हुए हैं, जो लाइसेंसधारी है, उनको सारा चीज़ मिलता रहा। संग्रहकर्ता जो हैं उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। कुल मिला के सरकारों की जो नीतियां हैं महुआ को विकास कथा की तरह पेश करती हैं, पर असल समुदाय आदिवासी संग्रहकर्ता अब भी उसी गरीबी, बाजार शोषण व प्रशासनिक उदासीनता में फंसे हुए हैं। समस्या का मूल यह नहीं है कि महुआ के वैश्विक मूल्य और स्थानीय उपयोग के बीच कोई संतुलनकारी तंत्र नहीं बनाया गया। यदि महुआ के संग्रह, मूल्य निर्धारण, प्रसंस्करण व व्यापार में आदिवासियों की वास्तविक साझेदारी नहीं बढ़ती तो महुआ का निर्यात चाहे जितना बढ़े, आदिवासी समाज आर्थिक रूप से हाशिए पर ही रहेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कॉर्पोरेट जगत कितना पैसा कमाता है, लाइसेंसधारी कितना पैसा कमाता है, अगर उसमें आदिवासी समाज की हिस्सेदारी नहीं बढ़ती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। विडंबना है कि जिस पारंपरिक पेय को आदिवासी समुदाय सांस्कृतिक गरिमा के साथ तैयार करता था, उसे आज बाजार के दबावों के चलते असुरक्षित, गैर पारंपरिक और जहरीले विकल्पों की ओर धकेला जा रहा है। महुआ केवल एक वन उत्पाद नहीं, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विरासत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चमक में खोने नहीं दिया जा सकता। महुआ का लाभ तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसे पेड़ की छाया में रहने वाले लोग, आदिवासी परिवार, उसका सबसे बड़ा हिस्सा पा सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनी यह रोशनी तभी सार्थक है जब गांव की चौपाल और जंगल के रास्तों तक उसकी गर्माहट पहुँचे। अब ये आपको एक साधारण सा लेख लग रहा होगा, लेकिन ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कि उनकी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, राष्ट्रीय बाज़ारों में पहुँचे, लेकिन इसका जो वाजिब लाभ है वह भी उनको मिले। और अगर आप यूपीएससी की, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये सोशल इशू का मुद्दा है, आप इसको वहाँ पे कोड कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें जो आप कोड कर सकते हो उसको कोड कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। मिलूँगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।